अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए आप सबके बेहद पसंदीदा नावल को लेकर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो अब हम जल्दी से नावल को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही प्यारा सा लाइक, और ये पूरे का पूरा नावल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी बेहद आसानी से और अभी के अभी। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे आज वाले एपिसोड को। तुम समझती क्या हो, ये जो अभी तुमने कहा, क्या ऐसा करने से तुम मेरे गुस्से से बच जाओगी? एक बात कान खोलकर सुन लो कि मेरे गुस्से के तूफान को बगैर बर्बादी के मोड़ पाना नामुमकिन होता है, और अब भी यही होगा। जिस बात की वजह से मुझे तुम पर गुस्सा है, वही बात दोबारा होगी। तुम फाइका के सामने मुझे किस करोगी, मेरा हर हुक्म मानोगी, इसे बताओगी कि तुम्हारी नज़र में मेरी अहमियत क्या है। वो बता चुका था कि सनम को क्या करना है। सनम खामोश थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो ये सब कैसे करेगी। पहले जैसे मना किया, अब दोबारा से वही हरकत कर पाना इसके लिए मुश्किल था। बताओ, कर रही हो या नहीं? एक बता फिर से गरज कर इससे पूछा तो रोती वो वहाँ हाँ में सर हिलाने लगी। वो बेबस थी, सिवाय इसकी बात मानने के वो और कुछ भी ना कर सकती थी। ठीक है, उठो और चादर को लपेट कर रखो, मैं फाइका को बुलाता हूँ। वो खुद तो बेबाक किस्म का इंसान था, और सनम को भी वैसा ही बनाना चाहता था। इस वजह से जो कपड़े इसने फाड़ दिए थे, इनके बगैर ही वो सिर्फ सनम को चादर लपेटने का मशवरा देने लगा। सनम को कुछ समझ ना आ रही थी। इससे पहले कि वह अरहम से कुछ कह पाती, अरहम खुद कमरे से बाहर चला गया फाइका को बुलाने के लिए। काफ़ी देर गुजर गई। अरहम गुस्से से दरवाजे को खोले वापस कमरे में दाखिल हुआ। तब तक सनम ने अपने इन्हीं कपड़ों को पहन लिया जो कि फटे हुए थे, और ऊपर से चादर को ओढ़ लिया। फाइका जा चुकी हो है, न जाने क्या कुछ सोच रही होगी वो मेरे बारे में। जो म्यार इसकी नज़र में हमेशा से ही मेरा था, वो सब तुम्हारी वजह से ख़त्म हो गया। मजाक बना कर रख दिया तुमने मुझे इसकी नज़र में। इस जैसी बदतमीज़ लड़की की कभी भी इतनी हिम्मत ना हुई थी जो वो मेरे साथ बदतमीज़ी के अंदाज से बात कर सके। हमेशा आप कहकर ही इसने मुझे पुकारा, लेकिन तुमने इसके सामने ही करना था मुझे। अरहम जब भी गुस्से में होता है, इसकी आवाज़ इस कदर बुलंद हो जाती जिसके बाई सारा कमरा बुरे तरीके से गूंजता, और जो शख्स भी अरहम के गुस्से का निशाना बनता है, इसकी तो शामत आ जाती। तो सॉरी आप कहेंगे तो इसके घर जाकर भी आपसे माफ़ी मांग लोगी। मोती जैसे आंसू को आंखों में लाए वो मासूमियत से बोली, तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। इसके करीब जाता हम सनम पर गुस्सा किए, इसे बाजू से पकड़े धक्का दिया। बेशक इसने अपना योग करके गुस्सा निकाला था, लेकिन इसके बाद सनम बुरे तरीके से ज़मीन पर गिर गई। गलती हो गई जो तुम जैसी लड़की को इज्जत बनाकर यहाँ ले आया। अरहम जो कि गुस्से में न जाने क्या कुछ बोल के अपनी बात को कहे, वो कमरे से बाहर चला गया। सनम जो कि ज़मीन पर गिरने के बाद इसके सर पर और कोहनी पर चोट लग गई, जहाँ से खून भी निकलना शुरू हो गया। पहले से ही अरहम के बायस इसका दिल खून के आंसू होता था, लेकिन आज तो वाकई में इसने इसका खून भी निकाल दिया। इस पर हाथ उठाकर वह मुश्किल से खड़ी होती। वो बिस्तर पर बैठ के इसे पुरानी सभी बातें याद आ जाए कि कैसे एक मरतबा इसे हल्की सी चोट लग गई थी। मांस के बायस इसे वो बौखला से गया था। पूरे एक हफ्ते तक इससे सॉरी करता रहा, लेकिन अब न जाने कैसे वो इतना बदल गया। इसे पता नहीं है कि अरहम कितना बुरा इंसान है और मेरे साथ क्या कुछ करता होगा। क्या वो इतना ही अनजान है इस बात से? इस पर वो मांस को याद करती रोई जा रही थी, क्योंकि मांस ने जो इसके साथ किया है, इसकी वजह से तो वो यहाँ पर फंसी हुई है, एक ऐसे शख्स के साथ जिसे रत्ती भर भी इसकी परवाह नहीं, सिर्फ अपने साथ ही अजीज़ है इसे। वहीं पर ही बैठी वो बगैर अपनी पट्टी के अफसोस मनाए जाए अपने घर में आती, वो सीधा अपने कमरे की तरफ चलेगी। कमरे को अंदर से लॉक करती वह बाद में जाकर अपने चेहरे पर छींटे मारे सभी बातों को याद की जाए। कितना पागल इंसान है अरहम, किसी लड़की के साथ वो ऐसे कैसे कर सकता है? बल्कि टीवी है वो, इसके लिए तो मारता पीटता भी होगा और बुरे तरीके से ज़बरदस्ती भी करता होगा, क्योंकि सनम की चीखों की और रोने की आवाज़ें तो यही बता रही थी। इसके अंदर अरहम का डर बैठ सा गया था। मैं अभी चेक करती हूँ कि ज़बरदस्ती की कैसे जाती है। न जाने क्यों इसके दिमाग में इस किस्म के ख्याल आए। जिसे सोचते हुए जल्दी से मोबाइल को निकाले चेक करने लगी। 2 मिनट में इसे वो वीडियो मिल गई जिसे चलाए वो इसे देखना शुरू होगी। जैसे जैसे वो इस चीज़ को देख रही थी, वैसे वैसे इसके चेहरे पर खौफ तारी हुए जाए। वो लड़की जिसके लिए ये सब मजाक हुआ करता था, खुद को इस जगह रख कर देखती वो कांपने लगी।
जल्दी से वीडियो को बंद करती वो पानी को पिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? वो लड़की भी तो इंसान ही होती है जिस पर इसका तो जुल्म किया जाता है। सनम भी इसी का शिकार बन रही है। या अल्लाह, शुक्र है आपका जो मैं बच गई, वरना ऐसा रोमांस मुझे नहीं चाहिए। वो खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। अभी भी इसने अपने खुद कर्जे को सामने रखा हुआ था कि तभी इसे फायजा की कॉल आई, जिसे पिक के इसने मोबाइल कान के साथ लगा लिया। हेलो फ़ायका, कहाँ पर हो तुम? यार कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सारा कॉलेज उदास हो चुका है तुम्हारे बगैर। हाँ, वो बस थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं आऊँगी अब से वापस कॉलेज, सबको बताने की कि फ़ायका सेठ इज़ बैक। न जाने ये कॉलेज वापस जाने का फ़ैसला मास की ज़िद में कर रही थी या इसके करीब रहने के लिए। कमरे के दरवाजे को खोले और हम दाखिल हुआ। अपना गुस्सा वो ख़त्म करके आया था, क्योंकि इस वक्त इसने कमरे में ही होना था, लेकिन सनम की दी गई कसम के बायस से इसकी बजाय बाहर चला गया था। पूरे 7 घंटे वक्त गुजारे। इसके गुस्से में हल्की सी कमी आई थी। कमरे में दाखिल हुए सबसे पहले इसकी नज़र बिस्तर पर बैठे बैठे लेटी सनम पर पड़ी, जो कि वैसे ही बैठी सो चुकी थी। शायद दिमाग पर हम के गुस्से के बाद टेंशन ली, इस वजह से, या फिर वाकई में इसे नींद आ चुकी थी। और हम इसके करीब जाते इसके पास जाकर बैठ गया। तुम ये मेरे सामने सोने का ड्रामा बंद करो। जानता हो कि जागी हुई हो, क्योंकि यूँ बैठे बैठे कौन सोता है? जब झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश भी क्यों करती हो? और हम की आवाज़ में नाराज़गी थी, लेकिन सनम के मतलब गुस्सा शायद कम ही था। तुमसे ही कुछ कह रहा हूँ, अब ये मेरे सामने नाटक क्यों कर रही हो? क्या नाराज़गी शो कर रही हो तुम? लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, गलती तुम्हारी थी तो तुम्हारा ये मुझसे नाराज़ होने का ड्रामा बनता नहीं है। शायद अरहम को अफसोस था इस बात से कि इसने सनम को एक छोटी सी बात के बाद इतना कुछ सुनाया और साथ ही हाथ भी उठा दिया। मुझे इग्नोर करना बंद करो। सनम की किसी भी किस्म की रिस्पॉन्स ना मिलने पर आखिर वो तंग आते इस बाजू से पकड़े झिझोड़ा, जिसके बाद से वो बिस्तर पर औंधे मुँह गिर गई। तुम्हारा जिस्म इतना गर्म क्यों है? क्या बुखार है तुम्हें? आंखें तो खोलो। सनम को सीधा किए वो इसके गाल को थपथपाते इसकी आंखों को खोलने का बोलने लगा। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? इसके चेहरे पर गिरे बालों को पीछे की वजह से बोलने लगा, जबकि वो तो बेहोश थी और इसकी किसी भी बात को सुन पाना वो भी इस वक्त शायद नामुमकिन था। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इसके पेशानी पर लगी चोट, जो कि अरहम के बाएं से लगी थी, को गौर से देखकर वह इसे पूछने लगा, जबकि इसे तो बिल्कुल भी मालूम न था कि इसकी वजह से ये सनम को चोट लगी है। खड़ा होता वो सीधे तरीके से बिस्तर पर लेटाए डॉक्टर को कॉल करने लगा, लेकिन इसकी नज़र सनम के कपड़ों पर पड़ी, जो कि तकरीबन फटे हुए थे। कैसा इंसान हूँ मैं? तेरी बीवी के पास कपड़े तक भी ना है। इतनी मेरी दौलत होने का मतलब? पहली मरतबा वो खुद पर ही गुस्सा करने लगा। क्या करूँ मैं अब, क्या करूँ? वो चीखता हुआ खुद से बड़बड़ाया। कपड़े चेंज कर देता हूँ, लेकिन कौन से पहनाऊँ? वो वार्डरोब को खोले देखने लगा, जहाँ पर इसे सिवाय अपने बेशकीमती लात कपड़ों के अलावा और कुछ दिखाई न दिया। लेकिन एक साइड पर इसे सनम के वही कपड़े दिखाई दिए जो कि इस घर में आने से पहले सनम ने पहने हुए थे। इसे उठाता हुआ सनम के पास ले आया। सनम को कमर के बैक साइड से पकड़े इसे आराम से सनम को उठाया। इसे सहारा देता हुआ इसकी बंद आंखों को देखे एक लंबी सांस लेते इसकी कमीज़ को उतारने लगा। अब की मतलब वो इसके इसके कपड़े इसके वजूद को हासिल करने के लिए हर किसी ने उतार रहा था, बल्कि इसकी की गई हरकत के पछतावे के तौर पर इसके कपड़ों को चेंज कर रहा था। बगैर इसके वजूद की तरफ देखे हुए इसके कपड़ों को चेंज किए वापिस इसे बिस्तर पर लिटाता डॉक्टर को कॉल कर दी। रात होने के बावजूद वो कैसे अरहम को कहा टाल सकता था? इस वजह से ओके क्या वो रात के पहर आधे घंटे में ही अरहम के घर पहुंच गया। अरहम, जो कि बाहर कब से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, इसे गाड़ी से बाहर निकलते देख इसके पास आते तेरी देर क्यों लगा दी? अपनी बेगम की गोद से बाहर भी कभी निकल जाया कर, एमरजेंसी भी हो सकती है कभी। अरहम गुस्से में डॉक्टर को भी बेहुदा किस्म की बात कर गया। डॉक्टर की भी हिम्मत ना हुई कि वो अरहम को कुछ कह सके, बस सॉरी कहता वो कौन है पूछने लगा। अंदर चलो, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश है, चोट लगी थी इसके। मैं तब घर पर नहीं था, जब आया तो वो बेहोश थी। और हमने मुकम्मल बात बताई, जिसे सुनकर डॉक्टर अरहम के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर से भी पहले अरहम सनम के करीब जाता इसके ऊपर चादर को दिए, डॉक्टर को आने की इजाज़त दी, बाजू को पकड़े बुखार चेक किए। डॉक्टर अरहम से कहने लगा कि शायद काफ़ी टेंशन में रहती है ये, जिसके बायस काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका है। कोई ऐसी परेशानी है जो कि ये अपने अंदर ही रखे हुए हैं? खैर, हम ना ही इन्हें कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं इस हालत में, और ना ही कोई मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि बेहोश है ये।
वैसे मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, जब इन्हें होश आए तो कुछ हल्का फुल्का सा खिलाकर आप ये दे दीजिएगा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अगर मेडिसिन नहीं देंगे तो होश में कैसे आएगी? बेहोश पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? बोलो कितने पैसे चाहिए, मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन मेरी सनम को होश में लेकर आओ। और हम एक मतलब फिर से अपने पैसों का रौब जमाने लगा। देखिए, हर चीज़ पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। जो सच है मैंने बता दिया। आप ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, इंशाल्लाह बुखार कम हो जाएगा, और बुखार कम होते ही इन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर ने भी हमको मचला दिया कि इस वक्त इसे सनम को ठीक करना है, ना कि कोई भी दवाई है डॉक्टर ने। ठीक है डॉक्टर, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, और तुम्हें फ़ौरन से पहले यहाँ पर आना है। अरहम ने इसे पहले ही बता दिया। जिसे सुनता वो हाँ में सर हिलाए बाहर की तरफ चला गया। और अरहम सनम की तरफ देखी। यार कौन सी टेंशन ली हुई है इसने, जो बुखार हो गया है, इससे हद होती है। अब क्या करूँ, इतनी ठंड में ठंडे पानी की पट्टियाँ करने से क्या होगा? अरहम खुद से बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई और ऑप्शन ना होते वो वहाँ से किचन की तरफ चला गया। एक बोल में पानी को भरे और साथ ही सफ़ेद रंग की पट्टी नुमा कपड़े को लिए वो वापस अपने कमरे में चला आया। सनम के करीब कुर्सी को रखता हुआ इसके इस बॉल में से कपड़े को गीला किए पेशानी पर रखने लगा। बार बार वह इसकी पट्टी को गीला किए इसकी पेशानी पर रखे जाए, साथ ही इसकी गर्दन जो कि बेहद तप रही थी पर भी फेरे जाए। कुछ देर के लिए समय के बाद बुखार में तो बेशक कमी आ चुकी थी, लेकिन सनम होश में ना आई। वो अपनी आंखों को वैसे ही बंद किए बेहोश थी। जिसे देखकर हम इसके चेहरे को थपथपाता, सनम तुम ठीक हो यार, बुखार कम हो चुका है, प्लीज़ वेकअप। अब की मरतबा अरहम ने बेहद नरमी से ऐसा कहा था। अरहम राना जी से सिवाय अपने साथ के और किसी की कोई अहमियत ना थी। आज वो किसी लड़की के पीछे अपनी नीयत को ख़राब किए हुए थे और मुसलसल वो मशक्क़त कर रहा था सनम को ठीक करने की खातिर। सनम यार, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कोशिश करूँगा कि डांटूँ भी ना, और ना ही तुम पर हाथ उठाऊँगा। सनम के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़े वो रगड़ता हुआ इससे प्रॉमिस करने लगा कि अब से वो इसे डांटेगा नहीं। वो पूरी कोशिश करेगा खुद को रोकने की, लेकिन अब की मरतबा भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर इसके चेहरे पर फिक्रमंदी में इजाफा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ये पूरा का पूरा आप नावल अभी के अभी हासिल कर सकते हैं, वो भी बेहद